क्या होता है मेटलर्जी में? देखो क्या क्या वर्ड आता है, मेटल है ना। तो मेटल, मेटल में क्या एग्जांपल आ जाएगी? मेटल में आयरन है ना, कोबाल्ट एक्सेट्रा, इनको ही मेटल बोलते हैं ना। तो मेटलर्जी वो मेथड होता है जिसके जरिए हम लोग ऐसे मेटल को हासिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, तो अर्थ में ये प्योर फॉर्म में नहीं रहते, इम्प्योर फॉर्म में होते। तो इसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में बनाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो तुमने सुना होगा कोबाल्ट निकल, ये सब हमारी जो मिट्टी होती है ना उसके साथ मिक्स होते हैं, तो इसको निकालने के तरीके को ही मेटलर्जी बोलते हैं। अब अगर चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.5 मिलियन ईयर अगो। बोलते हैं अर्थ 4.5 मिलियन ईयर अगो बना था। वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द अर्थ। मतलब बहुत सारे फॉर्मेटिव बनावटी, जो बनावट वाले प्रोसेस अर्थ की कोर मतलब अर्थ के एकदम सेंटर में, कोर में हुए। इट्स सराउंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन टिल टुडे। उसी सराउंडिंग की वजह से, इसी कोर के बदलाव की वजह से आज सराउंडिंग में बहुत सारी अलग अलग चीजें क्रिएट हुई। दिस हैव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस और लिक्विड एंड गैस। इसी ओर की वजह से जो सराउंडिंग में क्रिएशन हुई ना, उसके अंदर बहुत सारे ओर और लिक्विड और गैस पाई जाती है। लिक्विड गैस में तो अपना पेट्रोल डीजल आ गया, सीएनजी गैस आ गई। और ओर का मतलब क्या होता है? ओर बोले तो एक ऐसा टाइप का स्टोन होता है जिसके अंदर भारी मात्रा में मेटल पाया जाता है, ठीक है। जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब हमें पत्थर में ही मिलते हैं ना। पत्थर को तोड़ते हैं, फिर इसको छान वान के गोल्ड निकाला जाता है। तो इसी तरह से बोलते हैं मेटल भी मिक्स होता है इन पत्थर मिट्टियों के साथ, इनको फिल्टर करके अलग करके निकाला जाता है, ठीक है। Which method do we use when we want to study many things together and at the same time? कौन सा मेथड यूज करेंगे अगर हमें एक साथ बहुत सारी चीजों की स्टडी करना? The substance around us are in the form of some or other element। बोलते हैं कि हमारे जो आसपास जो सब्सटेंस है ना, वो या तो फ्री फॉर्म में या तो मिक्स फॉर्म में। फ्री फॉर्म बोले तो जैसे मान लो गोल्ड, गोल्ड को ज्यादा छानना नहीं पड़ता है, कम छानने में गोल्ड आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। दूसरा डायमंड ले लो, ये सब कैसी चीज है? ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, ये मिक्स नहीं रहते, इनको आसानी से देखा जा सकता है। पर कुछ ऐसी भी चीजें जो मिक्स फॉर्म में, जैसे मान लो आयरन हो गया, ये मिट्टी में इतना मिक्स हो जाता है ना कि इसको अलग करना मिट्टी से बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इन द बिगिनिंग एलिमेंट वर क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। शुरुआत में हमने क्या देखा था? बिगिनिंग में जो केमिकल्स है उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स है उनको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड किया गया था। तो कौन कौन से टाइप्स आए थे? 3 टाइप्स आए थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हाँ बोलो। जो अच्छी कंडक्टिविटी करता है, करंट पास होता है जिसमें से, उसको मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल बोले तो जिसमें से करंट पास नहीं होता है, हीट नहीं करता है। और मेटालाइट दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, कंडक्टिविटी भी करता है, नहीं भी करता है। ये हैव स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब हम लोग ने इनके बारे में जानकारी ली है अच्छे से, प्रॉपर्टी पढ़ी है इनकी लास्ट स्टैंडर्ड में। वी आर गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लेसन। इस लेसन के अंदर हम इसी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड की और ज्यादा स्टडी करने वाले। तो चलो देखते हैं क्या स्टडी करने वाले। अब तक यहाँ पे क्वेश्चन आया है, कैन यू टेल व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि एक में से करंट फ्लो करता है, जैसे मेटल में से करंट फ्लो होता है, इसलिए देखो ना कि मेटल को छूते हैं तो करंट पास होता है और मेटल की चीजें गर्म भी हो जाती है। नॉन मेटल चीज में आएगी एग्जांपल प्लास्टिक। प्लास्टिक देखो ना ही गर्म होती ना ही करंट को पास करती है ना। देखो नीचे उसी का आंसर लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। मतलब जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। द मेटल नेमली मर्क्यूरी। तो मेटल में एग्जांपल है मर्क्यूरी, गैलियम, प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। बोलते हैं कि कुछ मेटल ऐसे भी है, मर्क्यूरी, गैलियम, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म का मतलब पता होगा तुमको, वाटर जैसे, है ना। मेटल पासेस लश्चर। लश्चर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मेटल है जो शाइन करते हैं, और इनको अगर पॉलिश किया जाए ना मेटल को तो ऐसे शाइनिंग कर लगता है। इसमें एग्जाम्पल में ट्रेन की पटरी देखी होगी,
ट्रेन की पटरी में जब ट्रेन चलती है तो जो ट्रेन के ऊपर की मेटल्स होते हैं वो एकदम चमकने लग जाते हैं ना। द मेटेलिक लस्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि ये जो शाइनिंग खत्म भी होते जाएगी जैसे जैसे बारिश की बूंदे और हवा ऑक्सीजन उससे इंटरेक्ट करेगी। तो तुमने ऑब्जर्व किया जो ट्रेन की पटरी होती है ना कुछ इस तरह से रहती है, एक ऊपर का हिस्सा होता है फिर नीचे भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है ना। तो ये हिस्सा पूरा चमकता ही रहेगा क्योंकि बार बार ट्रेन की पटरी से ट्रेन जाती रहती है ना। लेकिन नीचे वाले हिस्से में जंग लग जाता है, लाल लाल हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इससे इंटरेक्ट करता है और इस हवा के साथ मॉइस्चर भी तो आता है, पानी की बूंदे, और ये क्या जंग पैदा करती है जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है। ठीक है। और बोलते कभी कभार इन ऑल्सो प्रेजेंट इन सम रिएक्टिव गैस, कुछ और गैसेस भी होते हैं जिसकी वजह से ये मेटल को इस तरह से खराब कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट मेटल हैव द प्रॉपर्टी नेमली डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे देखो जितने मेटल्स होते हैं ना उनको ऐसे धागे की तरह तुम इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, बरोबर। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर तुमको मैं मेटल दिया और बोला इसको हथौड़े से मारो, तो हथौड़े से मारने पर ना वो मेटल चपटा हो जाता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी वो टूटता नहीं है, चपटा हो जाता है। उसको गोल गोल कॉइल की तरह भी रख सकते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जितने भी मेटल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती है। जनरली ऑल मेटल आर हार्ड एक्सेप्शन, मतलब ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, राइट। और अगर उनसे तुम कुछ किसी भी चीज को मारोगे तो उसकी हार्डनेस फील कर सकते हो, वजनी होते हैं। दिस मेटल कैन बी कट विथ नाइफ, बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसको हम लोग नाइफ से कट भी कर सकते हैं। अब नाइफ भी तो मेटल से ही बनती है, तो नाइफ के जरिए भी कुछ ऐसे मेटल होते हैं ना जो सॉफ्ट होते हैं, उन सॉफ्ट मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। अब सॉफ्ट मेटल में एग्जांपल क्या आएगी? तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मेटल बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे घर में सोप कैसा होता है, सोप बहुत सॉफ्ट होता है ना, कैंची से काट सकते हैं, बिल्कुल वैसे ये भी कट जाते हैं। अगर तुम यूज करोगे ना छुरी, तो छुरी नाइफ से उसको काट सकते हैं। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बोलते कौन से मेटल जो सॉफ्ट होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल टंगस्टन मेटल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑन कॉन्ट्ररी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेटल सच एज, उसी की जगह पर सोडियम पोटेशियम की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, थोड़े से उससे में ही जलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से कट जाते हैं। तो ऐसे मेटल जो बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उन मेटल को सोनोरिटी मेटल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे मेटल से साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या लिखा है? अ साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सर्टेन मेटल आर स्ट्रक। जैसे देखो हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो घंटा बना रहता है वो भी तो मेटल का ही रहता है। उस मंदिर के घंटे को मारने पर वो घंटा बजने लग जाता है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस मेटल आर नोन एज सोनोरस मेटल। सोनोरस मतलब जो आवाज निकालते हैं, ठीक है, वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ऊपर वाला क्लियर हो गया होगा। नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल में बिल्कुल उसका उल्टा, उसका अगर मैं अपोजिट कर दूं उसी प्रॉपर्टी को तो ये हो जाएगा नॉन। जैसे इसको अगर बजाएंगे तो ये नहीं बजता, नॉन मेटल में आवाज नहीं आती। When property of non-metal are considered, it is found that some non-metal are in solid state. प्रॉपर्टी नॉन मेटल की देखी गई तो क्या पता चला कि कुछ नॉन मेटल भी सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी नॉन मेटल जो गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे मान लेते प्लास्टिक, तो वे प्लास्टिक सॉलिड में भी मिल जाएगी और उसको अगर मैं पिघलाता हूँ तो ये लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगी, ज़्यादा पिघलाओगे तो गैस में भी कन्वर्ट होगी। एक और एग्जाम्पल टायर की ले ले। टायर क्या है? रबर का बना होता है। रबर क्या एक नॉन मेटल है, बरोबर ना। इसको तुम जलाओगे तो क्या होगा? पिघलेगा और उसमें से बहुत सारा धुआं निकलेगा। यानी नॉन मेटल में बहुत धुआं निकलता है, इसलिए गैसेस फॉर्म में भी रहता है ना। एक्सेप्शन नॉन मेटल ब्रोमीन। एक्सेप्शन का मतलब बोलते साइंस में ना हर एक थियरी में ना कुछ एक्सेप्शन रहता है। कुछ ऐसे भी नॉन मेटल जैसे ब्रोमीन हो गया जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट पास लस्टर। नॉन मेटल को अगर तुम पॉलिश भी करोगे ना तो भी वो शाइन नहीं करेगा। बट पर एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे इसमें। आयोडीन है, बोलते आयोडीन शाइनिंग करता है।
नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, बोलते ज्यादातर नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। वापस से एक्सेप्शन आएगा, नॉन मेटल में डायमंड भी आता है, पर डायमंड शाइन करता है ना, और वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है। डायमंड आर द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। बोले डायमंड को तुम किसी चीज से काट भी नहीं सकते, सोचो इतना स्ट्रांग होता है। नॉन मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए देखो टायर को अगर तुम जलाओगे तो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर, इसलिए देखो ना ज्यादातर जो ग्लव्स पहन के इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो ग्लव्स प्लास्टिक या रबर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती। आजकल देखो ना फ्राई पैन के चम्मच भी आते हैं, लकड़ी के रहेंगे और आगे प्लास्टिक रहता है ना। ऐसे क्यों बनाते? ताकि हीट आगे ना बढ़ पाए। ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप, ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब, एलोट्रॉप वो होता है मतलब तुम्हारे पास तीन टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट होंगे पर सभी एक ही से बने होंगे। जैसे कार्बन तीन फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरी, ठीक है। तो मतलब ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर है सब में। डायमंड का भी स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। उसके बाद भी वो हमारे फिजिकल स्टेट में अलग अलग शेप में अलग अलग डिजाइन में पाए जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगा, कुछ ऐसे भी नॉन मेटल जो अच्छे गुड कंडक्टर भी, जैसे मीका शीट ले लो। मीका शीट कैसा है कि अच्छी कंडक्टिविटी, हीट अच्छी देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सबसे पहले मेटल की पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो बोले जितने भी मेटल्स होते हैं ना रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्ट होने की वजह क्या है? क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उन पे कौन सा चार्ज आएगा? तो बोले जितने भी मेटल होते हैं उसमें हमेशा उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। दैट इज वाई मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिन एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे और उन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया? तो ऐसा कभी दिखेगा तो तुम डायरेक्ट क्या बोल देना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नीचे तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो देख ले क्या बोल रहा है कि एपरेट, हाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब आता है एपरेटस में, यहाँ राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो ये भी पढ़ते हैं। सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलते हैं अगर जो अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है ना तो ज्यादातर देखा गया है वो कंडक्टर ना, वो सब्सटेंस अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। और जो सब्सटेंस कंडक्टिविटी बैड करता है तो ज्यादातर वो हीटिंग में भी खराब रहता है। मतलब हीटिंग नहीं अच्छी तो कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं सप्लाई करेगा। पर वापस एक्सेप्शन आएगा, डायमंड। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पर हीट इसमें से पास होती है, यानी डायमंड को गर्म करोगे ना तो एकदम गर्म हो जाएगा वो, बरोबर। नीचे एग्जांपल देखते हैं, ये पैर ऑफ टंग लो, नाइफ, ये सब चाहिए। सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम है, ये देखिए सैंपल है दिया गया स्पैचुला में, ठीक है। कॉपर आयरन दिया है। होल्ड द सैंपल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल। अब ये अलग अलग सैंपल्स है, उसको वो आग में ना जलाकर चेक कर रहा है क्या डिफरेंस आता है। तो तुम्हें वो पता होगा हर एक मेटल का जो रिएक्टिविटी और बर्निंग का स्टाइल अलग अलग होता है, अलग अलग कलर शो करते हैं वो। कॉपर को जलाओगे तो वो ग्रीन कलर शो करेगा, एल्यूमिनियम को जलाओगे तो ब्लू कलर शो करेगा। समझ में आया? हर एक एलिमेंट मेटल्स अलग अलग कलर शो करते हैं, इनके कलर से भी हम लोग मेटल को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल पे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो मान लो मेरे पास एक मेटल दिया है सोडियम, ये जो नंबर है ये कोएफिशिएंट नंबर होता है, राइट? याद आया कुछ? इसको बैलेंस करना हम लोग ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सीख चुके हैं, याद है? हाँ चिराग, तो इस पे ध्यान मत दो। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। अभी सोडियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2O। यहाँ पर तो ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ पे हम लोग 4 लगा देंगे। 4 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का Na2O है, तो इधर 2 लगाता तो 2 और 2 4 हो जाएगा। समझ में आया? 4O, ऑक्सीजन देखो 2 हो गया ना, और ये 2 2 4 बन गया, राइट। इधर पे 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन, देखो दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं, 4 2 4 2। समझ में रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं? तो बोलते हैं जो भी मेटल्स है, कोई भी मेटल हो, अगर तुम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। ये जो तुमको एस दिख रहा है यहाँ पे, एस जी एस, ये स्टेट है, फिजिकल स्टेट है।
यहाँ पर जो सोडियम है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है नेचुरल स्टेट में, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है दोनों के मिलने से वो सॉलिड फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे क्या लगा है, ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडियली कैचेस फायर। बोले कि जब तुम एयर के साथ उसको ट्रांसफर करते हो ना तो फायर पकड़ देता है। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी एल्सवेयर इट कैप्ट इन कोरेसिन। बोलते हैं कि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो फायर पकड़ता है, तो उसको बचाने के लिए ना सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है। ऑक्साइड ऑफ सम मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाई। बोले ज्यादातर जो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं ना मेटल, वो अल्कलाई फॉर्मेशन भी करते हैं, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे मैंने सोडियम ऑक्साइड बनाया, इन्हीं सोडियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड में होता है नेचुरली, मिलकर क्या बना रहे, एक एक्वा सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। आगे बढ़े, वी नो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिप। हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनता है, जब तुम मैग्नीशियम ना सब मेटल की तरह होता है, तो ऐसे मेटल की स्ट्रिप होती है, जब उसको ना बर्नर के पास ऐसे जलाया गया ना, तो जलने के बाद उसने मेटल ऑक्साइड दिया, मैग्नीशियम के रिबिन को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट किया गया तो ये अल्कलाई बनाता है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब इसी का रिएक्शन देखते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इस मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है चिराग, ये वाला पार्ट। अब रिएक्शन विद मेटल विद वाटर, मेटल का डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट करके देखते क्या बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल पे जंप करेंगे। पहला क्या लिखा है, सोडियम, ये है अपना सोडियम, ये है अपना नीचे वाला पार्ट पोटेशियम। सोडियम को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहा है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हीट। हीट इस तरह से दिखाने का मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट के साइड अगर हीट लिखी रहेगी तो समझो हीट रिलीज हो रही है, और अगर रिएक्टेंट साइड में हीट लिखी रहेगी तो समझ आना हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अंडरस्टूड। ये साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, ये साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, ये सब तो याद ही होगा चिराग। और एरो रिएक्शन के डायरेक्शन को बता रहा है कि प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट कर, जब पोटेशियम को वाटर से रिएक्ट किए तो वो भी सेम बना रहा है KOH, तो को सेम है ना स्टाइल बनने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस बार मैं जो मेटल देख रहा हूँ वो कौन सा है, इस बार मेटल कैल्शियम है। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखते क्या बनता है। कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो यहाँ पर KOH था, यहाँ पर CaOH2 है ना। तो अभी ये जो नाम लिखा हुआ है ना चिराग, इस पे आपने कुछ नहीं कर सकते, ये इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, और ये फार्मूला ना फिक्स होता है, इसको छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। समझ गए। तो तुमको इस तरह के ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वरना तुम क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे, सर ये भी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह से लिखकर बता दिया है कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया। अब सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ अगर वाटर को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, उसके बजाय क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। इसको एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं या एल्यूमिना भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एल्यूमिना। ठीक है। आयरन को भी रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। जिंक को भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, कुछ मेटल ऐसे जिनके साथ वाटर को ऐड करने पर वो उनका ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है चिरा। प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि तुम्हारे को सभी सिंबल, जैसे ये सिंबल का नाम क्या है, Al का नाम क्या था मैंने बताया ना अभी, क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम। समझ गए ना। तो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए। और जो फॉर्मेशन हो रहा है ना Al2, ये Al2O3 का मतलब क्या वो भी पता होना चाहिए जरा। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। ऐसा पढ़ भी सकते देखो, एल्यूमिनियम 3 है ऑक्साइड है तो ट्राई ऑक्साइड भी बोलो, या उसका एक दूसरा नाम क्या है, एल्यूमिना है। ठीक है। कोई कोई प्रोडक्ट के 2-2 नाम भी होते हैं या 3-3 नाम भी हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे देखो एक सेटअप दिखाया गया, इस सेटअप के जरिए ये लोग कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं।
इस सेटअप के जरिए ये लोग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है, इस तरह देखते हैं। ये बर्नर लगाई, ये टेस्ट ट्यूब को ऐसा बैंड किया गया, यहाँ पे रबर कॉर्ड लगाई ताकि गैस बाहर ना आए, और इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब लगाया गया। इस ट्यूब को दूसरे उल्टे ट्यूब से कनेक्ट किया है। इस ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, ये जो है पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर ग्लास फुल सॉक विथ वाटर, यहाँ पे ग्लास फुल लगाया गया जो वाटर को सोक कर रहा है। बीच में यहाँ पे मेटल स्ट्रिप लगाई गई है, तो यहाँ से जाहिर बात है गर्मी यहाँ पे जाएगी, राइट। वो हीट यहाँ से जाने के बाद ये मेटल कुछ ना कुछ इसमें से गैस निकलेगी। ये गैस इस ट्यूब से ट्रैवल होते हुए जाएगी यहाँ पर और बबल जनरेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हीट होने पे गैस में कन्वर्ट होगा, राइट। फिर जब इसमें से ये पानी में जाएगा तो पानी में ये मेटल ऑक्साइड पानी में जाके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, बरोबर ना। समझ में आ रहा है ना रिएक्शन। और हाइड्रोजन भी जनरेट करेगा, देखो ऊपर दिखा रहा है। अंडरस्टूड? आई होप इजी है, समझ में आया होगा तुम्हें डायग्राम। इस तरह के बहुत सारे सेटअप है जिससे अलग अलग रिएक्शन किए जाते हैं। इधर पे वो कुछ अजीब सा पट करके ऐसा धमाके जैसा कुछ दिख रहा है, उसको भी समझते वो क्या समझा रहा है। In the earlier chapter, we have looked into the reaction of metal with acid. Are all the metal equally reactive? क्या सारे मेटल रिएक्टिव होते हैं? अगर ऐसा वर्ड बोलेगा तो एक्सेप्शन ऑलवेज आएगा, सब एक जैसा नहीं होते। When sample of aluminium, magnesium, iron, zinc are treated with sulfuric acid और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। तो बोलते हैं जब भी तुम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो उससे जुड़ा हुआ वो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, और क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज लाइब्रेटेड इन द रिएक्शन। और बोलते हैं सॉल्ट के साथ वो हाइड्रोजन गैस भी देगा। गैस है तो गैस के लिए एरो कैसे लगाता है, ऐसा ऊपर का एरो दिखाने का। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल कैन बी इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या बताता है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव। तो बोलते हैं मैग्नीशियम बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्टिव है, उसके बाद सेकंड नंबर में आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद जो रिएक्टिव है जिंक है, सबसे लो रिएक्टिव आयरन का है। चलो डायग्राम से समझते थे। ये स्टैंड है, स्टैंड पे ये टेस्ट ट्यूब लगा दिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल डाल दिया है, उसके अंदर लिक्विड भी है। लिक्विड कौन सा पता है, एसिड है। डाइल्यूट का मतलब तुम्हें पता है, एसिड स्ट्रांग नहीं है, वीक है। दूसरा ये जो मेटल डाला है वो क्या है, जिंक का ग्रेन्यूल है। क्लियर? अब जारी बात है, इसको एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी यूज कर सकते हैं, H2SO4 यूज करो या HCl यूज करो या HNO3। HCl का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अगर ये एसिड नहीं है तो तुम सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, जो ऊपर नाम लिखा ना H2SO4, वो भी चलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं एसिड डालूंगा ना जिंक के साथ, तो यहाँ हीट करने की जरूरत भी नहीं है, ये बिना हीटिंग के ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा और इसमें से बहुत सारी मात्रा में वेपर निकलेंगे। ये वेपर ट्यूब से होते हुए इस लिक्विड में जाएंगे और इस लिक्विड में तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा सॉल्ट। अभी जिंक डाला तो जिंक सॉल्ट बनेगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस, ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन गैस है। अब मुझे ये पता करना है, हाँ ये सोप बबल बोल रहा है, बताते हैं। बोलते हैं ये जो बबल्स है ना, इस पे ना तुम क्या करो, जो मैच स्टिक्स होती है ना, मैच स्टिक को जलाओ, जलाने के बाद इस मैच स्टिक को इसके नजदीक लेके जाओ, तो ये मैच स्टिक है ना ऐसे पटाखे की तरह बंद होगी, टप टप होके बंद हो जाएगी, जैसे लाइटर होता है ना टक, वैसा। अगर ऐसा करके ये बंद हो जाता है तुम्हारा माचिस का स्टिक, तो समझ जाना है कि इसके अंदर से निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? इधर से कैंडल लिया है, तो कैंडल ऐसे जलती रहेगी, जैसे गैस के पास लेकर धमाका होगा और कैंडल बुझ जाएगी ठप करके। तो जैसे ही बुझेगी तो समझ में आ जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो? कर सकते हो, घर में भी करना है। घर में तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अरे हो जाएगा घर में भी, डरो मत, हमारे घर में सारी सामग्री अवेलेबल रहती है। घर में तुमको पता है फॉइल आता है, फॉइल, फॉइल लो, और घर में तुमको पता है कास्टिक सोडा भी होता है, या विनेगर, पता है ना, विनेगर तो है ना घर में, तो विनेगर भी इसका काम कर लेगा अल्टरनेटिव। वो डाल दो विनेगर, रिएक्शन शुरू हो जाएगा, बहुत धुआं निकलेगा। धुआं जो गैस निकलेगी ना, वह हाइड्रोजन गैस रहेगी,
तो उसके सामने मास्टिक को जला के लेके जाना, टप करके बंद होगी। पर हाँ, प्लास्टिक की बोतल मत यूज करना, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो पूरी प्लास्टिक की बोतल गर्म हो जाएगी। तो उस प्लास्टिक के बजाय जो कांच की बोतल होती है ना, वो यूज करना। समझ में आया? हम्म। अरे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो तुम्हारे पास घर में, वो हाइड्रोजन यूज करते जख्म साफ करने के लिए, राइट? उसकी बात कर रहे हो ना तुम? फिर हाँ हाँ। है, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होगा ना, लेकिन तो मैं तुमको इसका साइंस ट्रिक एक्टिविटी भी दिखा दूंगा या वीडियो में भेज दूंगा तुमको। ये सब साइंस ट्रिक्स की है। क्या चीज? वीडियो है ना, इसका अवेलेबल है, मेरे चैनल में है। अगर उसमें नहीं होगा तो दूसरा एक और चैनल है साइंस ट्रिक, उसमें सिर्फ साइंस ट्रिक है, उसका भी मैं तुमको लिंक भेज दूंगा। उसमें बहुत सारी साइंस ट्रिक्स है, तो वहां से देख लेना। अगर यहाँ नहीं मिला तो वहां तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, कुछ मेटल है जिनको एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है। अभी देखो, मेटल ज्यादातर सब सॉलिड ही होता है, इसलिए एस। तो अभी तुमको समझ में आ गया होगा, ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है वो उसके फिजिकल स्टेट को बताता है कि एक्चुअली कैसे रूप में हमें नेचर में मिलता है। अब HCl के बाजू में देखो एक्वस लिखा हुआ है सब में। ये एक्वस क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है कोई भी चीज जो वाटर के साथ मिक्स हो। मान लो अगर तुम घर में नींबू लेते हो, नींबू को निचोड़ के पानी में डाल देते हो, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लेमन क्या है? लेमन एक्वस है। लेमन एक्वस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लेमन पानी के साथ मिक्स है। तो यहाँ पे जो एसिड है ना, उसको पानी के साथ मिक्स किया जिससे वो डाइल्यूटेड हो गया। अब डाइल्यूटेड एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कम मात्रा के एसिड से ही रिएक्शन हो जा रहा है। अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करोगे ना, डेंजर हो जाएगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकता है, घर छोड़ के भागना पड़ सकता है, इतना धुआं आ जाएगा। समझ गए चिराग? तो इस मैग्नीशियम, अब जारी वाला मैग्नीशियम में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर तुम देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव का गेम ही चलता रहता है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन आउट हो जाएगा, है ना? मैग्नीशियम क्लोराइड। इजी है कि नहीं? मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और हाइड्रोजन पे भी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होते हैं एलिमेंट। और जरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जुड़ेगा, हाइड्रोजन आउट। कितना आसान है ना रिएक्शन बनाना। आयरन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ में मिलके फेरिक क्लोराइड बनाएंगे। इजी है ना चिराग रिएक्शन समझना? अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। नाइट्रिक एसिड एक टाइप का एसिड ही होता है, पर बोलते कि अगर मैं बोलूँ कि कंपेयर करना है चलो एसिड में, तो अपने पास 3 टाइप के एसिड होते हैं, HCl, H2SO4 और उसके बाद आ रहा है HNO3। तो क्या हुआ था, मेरे कॉलेज में हादसा हो गया था। जो पियून होती है ना लेडी, वो काम कर रही थी, तो उसको पता ही नहीं था कि ये एसिड की बोतल है। वो मस्त काम कर रही थी और वो एसिड की बोतल उसके पैर में गिर गई। तो उसका ना तो जो वहाँ दूसरे पियून थे ना, वो लोगों ने उसकी हेल्प की, उसके पैर में ना पानी डालना शुरू कर दिए। पानी डालने के बाद भी उसको ना जलन हो रही थी। तो तभी ना लोग बोले अरे सर कौन है, उसको बुलाओ। तो लोग ने मेरे को बुलाया, तो मैं गया। मैं बोला क्या हुआ? तो बोले एसिड गया है। और वहाँ का ना कलर भी चेंज होना शुरू हो गया था। स्किन का कलर क्या हो रहा था पता है? येलो हो गया था। तो सबसे मैंने पूछा ये एसिड कौन सा डाला है? तो मैंने बॉटल चेक किया तो पता चला H2SO4 था। तो जैसे ही पता चला H2SO4 था, मैं बोला बच गई, लेडीज बच गई। क्योंकि जो H2SO4 होता है ना, उसका जो रिएक्शन है ना, वो स्लो होता है, वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है स्किन के साथ। और स्किन येलो का मतलब क्या होता है कि स्किन ना वहाँ की जल गई है, तो नई स्किन आ जाती है। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो वहाँ पे ना अल्कोहल डालो। तो अल्कोहल मैंने डोला, क्योंकि अल्कोहल ठंडा होता है ना, उसी से मैं डालेंगे तो गर्माहट कम करेगा। दूसरा जो बेस्ट होता है ना, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जारी बात है एसिड है तो क्या डालने का? बेस डाल देने का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चालू हो जाता है ना, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है। और दूसरा एक और एसिड है जिसका नाम क्या है? HCl है। बोलते हैं HCl अगर तुम्हारे हाथ में गिरेगा ना, तो जैसे ही गिरेगा वैसी रिएक्शन शुरू कर देगा, जलाना शुरू कर देगा हाथ को। तो इसलिए ये एसिड सेफ रहता है, ये डेंजर है।
उसके बाद सबसे डेंजर होता है नाइट्रिक एसिड। ये गिरा शुरू हो जाएगा इसका रिएक्शन, बस तुम्हारा एक बूंद भी गिरा ना तो उतना हिस्से को जला देगा, तुमको पानी डालने का मौका ही नहीं देगा ये। समझ में आया चिराग? अच्छा, अपने घर में जो एसिड मिलता है वो कौन सा रहता है जिससे टॉयलेट साफ करती मम्मी? वो या तो H2SO4, हाँ, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ज्यादातर। तो हम लोग भी घर में एसिड यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर में जो रहता है ना उसके अंदर एसिड होता है। दूसरा, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है चिराग? हमारे पेट में भी तो एसिड होता है, वो कौन सा होता है? वो HCl होता है। इसलिए तो बोलते हैं, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए तो बोलते हैं कि यूरिन को रोकने का नहीं, क्योंकि रोकोगे ना तो एसिड और डेंजर होते जाता है, ज्यादा रोकोगे तो किडनी खराब हो सकती है अपनी। समझ में आया? और सबसे डेंजर होता है ये नाइट्रिक एसिड। चलो इसका रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉपर के मेटल के साथ इसका रिएक्शन करता हूँ। तो जब कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें पता है कॉपर पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, ये भी NO3 नेगेटिव। तो सारे बार ये पूरा नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? कॉपर के साथ। और इसका कुछ और हिस्सा भी है जो रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। तो यहाँ तक कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे है ना, कॉपर नाइट्रेट। दूसरा एक और रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन की हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया प्योर एकदम। अब हम लोग पानी वाला लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी वाले रिएक्शन से करेंगे तो तुमको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। इस पर थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट अलग मिला, ठीक है। पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, अब नाइट्रस ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो क्या चीज से तुम रिएक्शन करते हो उस बेस पे भी तुम्हारे प्रोडक्ट में बदलाव आ सकता है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया इज अ हाईली कोरोसिव और फ्यूमिगेटिव। बोले एक्वा रेगिया किसको बोलते हैं? ये बहुत हाईली कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब जो बहुत ज्यादा रस्टिंग होता है ना, और फ्यूमिंग का मतलब जो बहुत ज्यादा फ्यूम करता है, मतलब मिक्सिंग टाइप का लिक्विड होता है ये। इट इज वन टाइप ऑफ फ्यूर एजेंट विच कैन डिजॉल्व इन नोबल मेटल। बोलते ये जो एक्वा रेगिया टाइप का जो सोल्यूशन है, इसको नोबल मेटल के साथ डिसॉल्व करते हैं। नोबल मेटल कौन से होते हैं? गोल्ड, प्लेटिनियम। एक्वा रेगिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in 3 ratio। आप समझ में आया एक्वा रेगिया क्या है? तुम देखो ना, ज्वेलरी के पास जाते तुम्हारे रेट, तुम भी कभी कभी गए होंगे, तो ना हम लोग बोलते हैं अरे मेरे पास घर में सोना है काला पड़ गया है, तो हम लोग जाते ना ज्वेलरी वाले के पास, बोलते हैं यार इसको साफ कर दो। तो साफ कैसे करता है पता है? वो एक्वा रेगिया यूज करता है। वो क्या करता है, एक्वा रेगिया सोल्यूशन के अंदर अपने सोने को डाल देता है, तो वो एसिड क्या करता है, उसमें जो भी कचरा है उसको पूरा निकाल देता है रिएक्शन करके। हाँ चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल विद सॉल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे मेटल को सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दी हुई है, क्या है जरा देखते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्यूब दिए हुए और एक ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये ब्लू कलर है ना, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दूसरे ट्यूब के अंदर फेरिक सल्फेट सोल्यूशन है। नेक्स्ट ये तो आयरन नेल है ना, यहाँ पे जो नेल है वो आयरन की बनी है, यहाँ पर कॉपर का वायर डाला गया है। ओके, चलो ये सब तो चीज समझ में आ रही है, चल के आ रहा है। अब और क्या देखना है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन कॉपर वायर ले लिया, आयरन नेल भी ले लिया, दोनों को डीप भी किया सोल्यूशन में, और बोल रहा है कि आप ऑब्जर्व करो उसे। इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन टेक प्लेस। अब वो बोल रहा है कि बताओ कि कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज, और अगर रिएक्शन हो रहा है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। दूसरा लिखा है कि और कौन से टाइप का वो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो नीचे उसने एक ने निकाला है, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर की कोटिंग है वो आयरन के नेल पे चढ़ते जा रही है जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस टेस्ट में रिएक्शन हो रहा है और इस टेस्ट में रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब दूसरा रीजन है कि इस टेस्ट में रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो उसका साइंटिस्ट लोग क्या रीजन बताते हैं कि जो कॉपर होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है, और सॉरी कॉपर नहीं, गलत बोल दिया, हाँ नहीं कॉपर रिएक्टिव होता है, और जो आयरन होता है सोल्यूशन वो रिएक्टिव नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पर रिएक्शन हैपन होना शुरू हो गया और यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलो अब नीचे भी उसी के बारे में लिखा है, अच्छे से और पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, वी हैव सीन दैट
रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल इज नॉट द सेम। हर एक मेटल की रिएक्टिविटी एक जैसे नहीं होती। ये तो हम लोगों ने एग्जांपल में ही देख लिया है ना, कुछ मेटल कुछ अलग ही प्रोडक्ट बना रहे थे। द रिएजेंट ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टेंस ऑफ ऑल मेटल। हम रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग रिएक्शन कर रहे थे, इससे भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कोई मेटल कौन से टाइप की रिएक्टिविटी देगा। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद देम। ठीक है, कुछ ऐसे भी मेटल है जो कुछ चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी में आयरन को डालूं या एल्यूमिनियम, तो क्या वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ? ऑफकोर्स नहीं करेगा, पानी में पड़ा ही रहेगा। घर में ही देख लो, ग्लास में लो और ग्लास में कुछ भी मेटल खिल्ला डालो, तो क्या रिएक्शन होता है? क्या नहीं, कुछ पर्टिकुलर मेटल ही रिएक्ट करते हैं, है ना। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सर्व दिस पर्पस। तो ऐसे में हम लोग एक और रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे। A metal A displaces another metal B from the solution of its salt, then it means that metal A is more reactive than metal B। देखो मैंने रिएक्टिविटी के बताया। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग दो, चिराग है और समीर है, अब मैं दोनों को काम दूंगा, काम करो, जाओ मेरे लिए सोडा लेके आओ, ठीक है, फ्लास्क की। तो अब देखते कौन ज़्यादा जल्दी मेरी बात सुन के जाता है। तो मैंने कहा वो ज़्यादा अटेंडिव है ना, ज़्यादा सुनने वाला बच्चा है, और जो देर में सुनेगा इग्नोर करेगा वो नॉन अटेंडिव है। तो बिल्कुल वैसे जो मेटल ज़्यादा झटपट रिएक्ट करते हैं ना उनको एक्टिव मेटल बोलते हैं, रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, और जो स्लो होते हैं ना उनको नॉन रिएक्टिव बोलते हैं। समझ में आया? तो जब भी रिएक्शन होता है ना, तो मान लो मेरे पास ए और बी करके दो मेटल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये मेटल ना यहाँ पर जम मारो, तो मैं बोलूँगा ये जो मेटल ये एक्टिव है, इसने क्या इसको भगा दिया और इसकी जगह पे खुद बैठ गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्स ए प्लस बी। समझ में आया? एक एग्जांपल दे रहा हूँ अल्फाबेटिकल, जैसे को नीचे भी एक एग्जांपल दिया है। मेटल है और सॉल्ट के साथ, तो मैंने एक्स सॉल्ट को रिप्रेजेंट किया, मेटल भी सॉल्ट के साथ। अब क्या है कि जो मेटल ए वो बहुत रिएक्टिव होता है, ये क्या करेगा? सॉल्ट को अपनी तरफ घसीट लेगा और मेटल बी को अकेला छोड़ देगा। समझ रहे हैं? ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता रहता है ना, जो लोग एक्टिव होते हैं वो दूसरे की जगह खा लेते हैं। स्कूल में भी होता है ना, स्पेस छीन लेते हैं, मैं इस दोस्त के साथ बैठूंगा। अब तो यहाँ पे रिएक्टिव लेवल दिखाया गया, कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है। ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है। तो पोटेशियम सोडियम लिथियम सल्फेट ये रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना। दूसरा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लीड ये रिएक्टिव है, मीडियम है ना, जितना ज्यादा है उतना कम भी है। और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टिविटी डाउन होते जा रही है, देखो। और अगर मैं ऑक्सीजन के बजाय ओवरऑल देखो इसके बारे में, तो रिएक्टिविटी खराब ही दे रहा है। कॉपर मर्क्यूरी की बात करूं तो रिएक्टिविटी ही नहीं है पानी के साथ, गोल्ड जरा भी रिएक्टिविटी नहीं है। तो ये सब एलिमेंट कैसे हो गए? ये सब लो रिएक्टिव एलिमेंट हो गए। समझ में आया? ये मीडियम हो गए, ये हाईली रिएक्टिव हो गए। क्योंकि हमें ये भी तो पता करना है कि कौन से मेटल है जो बहुत रिएक्टिव है और कौन से मेटल जो एकदम ना मीडियम में आते, और कुछ ऐसे भी होंगे ना जो लो रहते हैं, है ना। Scientists have developed a reactivity series by doing many experiments of displacement reaction। displacement reaction का मतलब replacement reaction, क्योंकि एक मेटल दूसरे मेटल की जगह खा रहा है ना, तो जगह चेंज कर रहा है, तो उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो टेबल में हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, इसको रिएक्टिविटी सीरीज टेबल बोलते हैं। मेटल आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, हाँ सीरीज ऑफ मेटल, यस, क्योंकि मेटल की स्टडी है ना। जो हाईली रिएक्टिव मेटल उसको टॉप पे रखा गया है, जो मॉडरेट है वो मीडियम रेंज में, और जो लेस रिएक्टिव उसको डाउन रखा गया। इजी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब हम लोग क्या करेंगे? मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो तुम्हें पता है नोबल गैस कौन कौन सी होती है? हेलियम, नियॉन, आर्गन। बट ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते, और रिएक्शन ना करने की वजह क्या है? क्योंकि ये ग्रुप 18 में आते हैं। ग्रुप 18, तो लास्ट में नंबर क्या आ रहा है? 8। इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। याद है ना, मैंने ट्रिक बताया था तुमको। तो अब मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने आप को क्या समझता है?
स्टेबल, बरोबर। अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो रिएक्ट करेगी क्या? अरे एकदम सिंपल है चिराग। अगर मान लो अगर तुम 10वीं पास हो जाओ तो तुम 10वीं की पढ़ाई वापस करोगे क्या? नॉलेज के लिए नहीं, चलो मैं नॉलेज के लिए पढ़ नहीं ना, क्योंकि तुम स्टेबल हो गए ना, तुम पास हो गए, अब मुझे कोई जरूरत थी। ये भी वैसी है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये लोग स्टेबल है, तो इसलिए कोई रिएक्ट नहीं करते किसी चीज के साथ। सो फार वी हैव सीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मेटल दैट कंटेन दैट कटाइंस आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। पर उसके बजाय हम लोग मेटल की बात करें तो कुछ मेटल ऐसे है जो कटाइन, कटाइन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, मेटल में तो यही चार्ज होता है ना। क्या बोल रहा है कि जो मेटल है ना ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है इसका मतलब, ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थियरी। तो बोलते हैं बहुत सारे जो मेटल होते हैं ना वो कटायन लूज करके मेटल्स फॉर्म करते हैं। इफ वी लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखें तो कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल, it will have been seen that driving force behind the reaction to attain the electronic configuration nearest to the noble gas to complete octet। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ मेटल और नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन सिर्फ इसलिए करते हैं, ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड फोर्स, तो वो रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर ले, जैसे ग्रुप 18 के एलिमेंट के पास है। समझ में आया? मेटल डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसके करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। वाइल नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल लूज नहीं करते, बजाय उसके लोग गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लोग लूज गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाते हैं जितने नोबल गैस यानी ग्रुप 18 एलिमेंट के पास होते हैं, और ऐसा करके वो अपना रिएक्शन रोक देते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्शन करना। बोलते हैं कि इसके बारे में तुम ऑलरेडी लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में। आयनिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जो लिक्विड में रिएक्ट करते हैं, लिक्विड के अंदर चार्ज की स्टडी को आयन्स बोलते हैं। तो देखो एग्जांपल, यहाँ पे मेटल क्या है? सोडियम, नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। दोनों रिएक्ट होकर क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। इधर पे जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और जो क्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से तुम मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का भी रिएक्शन बना सकते हो, जैसे इसका बना है। तो तुम बना पाओगे चिराग? तो सोडियम क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका तुम ऐसा केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। तो चलो यही होमवर्क है तुम्हारा, करना है ये। ओके, अब आगे बढ़ते, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? नॉन मेटल आर a collection of element having less similarity in physical and chemical property। मतलब नॉन मेटल की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो सबकी अलग अलग होती है, बहुत कम सिमिलैरिटी रखते हैं ये लोग। नॉन मेटल आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव एलिमेंट रहता है। क्यों नेगेटिव बोला गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं इनके, और बोलते हैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जैसे हम लोग मेटल पे पॉजिटिव चार्ज डालते हैं ना, तो नॉन मेटल में हमेशा कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। माइनस चार्ज कब आता है? जब किसी चीज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो बोलते हैं जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, स्टिल उनको और चाहिए रहता है। ओके, दे फॉर्म नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब दे फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और मेटल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, दोनों रिएक्ट करके ये जो रिएक्शन इसको कंब्यूशन बोलते हैं। क्या बना रहे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर रखता है, बरोबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन लिखकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, इधर सल्फर डाई ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। देखो दो रिएक्शन सेम है, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, पर एक में ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो डिपेंड करता है कि ये कार्बन कितना इसके साथ जलता है। अगर एक कार्बन पूरा ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कोई कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न ना हो, मतलब पार्शियल कंब्यूशन हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। समझ में आया? पार्शियल मतलब आधा, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा कंब्यूशन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक लकड़ी है और जब उसको जलाते हो, या मान लो कागज है, तो तुम्हें पता है कागज में बहुत सारे कार्बन होते हैं। जलाओ, मान लो जलाने के बाद कागज का कुछ हिस्सा रह गया,
बरोबर। तो हम लोग यहाँ से गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनी क्योंकि पूरा के पूरा कागज नहीं जला। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉन मेटल को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, बोलते जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो कि अच्छी बात है, एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़ के। ऐसा तुमने देखा हमारे घर में जो बाल्टी होती है पानी जिसमें भरते हैं बाथरूम में, वो सब नॉन मेटल की बनी होती है क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ। पर एक्सेप्शन हैलोजन को दिया। हैलोजन मतलब ग्रुप, कौन से ग्रुप के एलिमेंट में? ग्रुप 17। कौन कौन से आते हैं मैंने ट्रिक बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं। बोलते ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। अगर क्लोरीन को तुम पानी में डालोगे ना तो पानी में जाने के बाद वो पानी से जुड़ा एक क्लोराइड कंपाउंड बनाएंगे, ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, और HCl भी बनाते हैं। और बोलते कि रिएक्शन, अब ये तो एक एग्जांपल हो गई। अब क्लोरीन की जगह तुम ब्रोमीन भी लोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा दोनों साइड। समझ में आया? आयोडीन से करोगे तो सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जब किसी भी नॉन मेटल को, मान लो तुम्हारे पास क्लोरीन है नॉन मेटल में, एसिड में मेरे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, या इसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, तो क्या बनाएगा ये? सारी बात, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर क्या बना रहे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रोमीन बना रहे। अगर मैं किसी नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूं तो उसके साथ वो मिलकर हाइड्राइड बनाएंगे। समझ में? नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन। सर्टेन मतलब बोलते हैं ऐसे ऐसे रिएक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट देना पड़ेगा। कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया था। कैटलिस्ट क्या होता है? वो चीज जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, राइट चिराग? तो यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहे हैं यहाँ, ठीक है, ओके। हाँ, अमोनिया, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ये आंसू गैस में भी करते हैं। जैसे देखो ना, ये आंसू गैस होता है जिसमें से धुआं निकलता है, उसमें अमोनिया रहता है। और अगर किसी को बेहोश भी करना रहेगा ना तो उसके लिए भी अमोनिया गैस को यूज किया जाता है। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ ये चैप्टर और कितना